बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज का ज़बरदस्त जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एपिसोड होने जा रहा है और उसकी वजह जो है वो हमारी ख़ास मेहमान है। 30 साल से ज़्यादा उन्होंने अपनी ज़िंदगी के शोबिस को दिए, पॉलिटिक्स को दिए और ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने जितना काम किया उसकी एक बड़ी भरपूर छाप जो है वो अपने देखने वालों पर छोड़ी और फिर पिछले तकरीबन 18 बरस से इन्होंने बाकायदा कोई काम जो है वो यानी कि कोई ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं की और शोज़ में भी बहुत कम आती हैं और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट, हमारी दावत जो है वो कबूल की और ये उन लोगों में से है जिनकी बहुत फरमाइश आप लोग हमसे किया करते थे। सो आज हम आपकी भी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं और अपनी भी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली कमल नोमान साहिबा। अरे तुम तो उसे उसकी माँ का नाम भी नहीं बता सकोगे। आंखों के बीच रहने वालों को अपने इर्द गिर्द कोई ना कोई हिसार तो कायम रखना पड़ता है। वेलकम टू द शो कमल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब ये फरमाइए कि सियासत से शुरू करें कि अदाकारी से शुरू करें? पहला प्यार तो अदाकारी ही है। वहीं से शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जब यानी कि पूरी टीम का भी, लोगों का भी और भी जब डिस्कस होता है कि भी आज आप किसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो पहला सवाल जो मुझे जनाब दिया गया कि भी कमल साहब से पूछिएगा वो ये है कि 16, 17, 18 बरस हो गए, बाकायदा क्यों कोई प्रोजेक्ट आपने कबूल नहीं किया, क्यों नज़र नहीं आ रही आप? एक तो मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी और चूंकि मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल नहीं है, सो मेरे लिए नई फील्ड थी और मुझे सब कुछ सीखना समझना था। सो फिर मैंने शोबिस को एक तरफ रख दिया और पॉलिटिक्स को फुल टाइम दिया। और दूसरी बात ये थी कि अगर मैं शोबिस साथ करती रहती तो बहुत सारे सियासी लोगों ने कहना था कि कमल सीरियस नहीं है पॉलिटिक्स में, वो ड्रामे भी कर रही है, यहाँ भी ड्रामा कर रही है, वहाँ भी ड्रामा कर रही है, सीरियस नहीं है। यानी कि पॉलिटिक्स में ड्रामा होता है, आप ये कह रही हैं? होता है। ज़्यादा अच्छे अदाकार कहाँ पाए जाते हैं, शोबिस में या सियासत में? देखिए, शोबिस का तो सबको पता है कि एक्टिंग कर रहे हैं, सियासत में पता नहीं चलता है कि एक्टिंग कर रहे हैं कि जेन्युइन बात है। वो वही लोग जज कर सकते हैं जो अंदर बैठे हुए होते हैं। मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से बताना चाहूँगी कि बड़ी ऑफर्स आई कराची से। अच्छा जी मैडम, बहुत अच्छा रोल है आपके लिए, आप परफेक्ट हैं इसमें, ये वो। इंशाल्लाह आपको डेट्स बताते हैं। आप फारिग हैं? जी मैं फारिग हूँ। अच्छा, डेट्स बताते हैं आपको। उसके बाद कॉल नहीं आती। अच्छा, एक दफ़ा मैंने कहा कि चलो कोई मसला पड़ गया होगा, रिकॉर्डिंग डिले हो गई होगी या प्रोजेक्ट रुक गया होगा। जब एक दो दफ़ा मज़ीद ऐसा हुआ तो फिर मुझे ना एक वो लग गई जुस्तजू सी कि वजह क्या है। कॉल आती भी है और प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा है, टीम भी अच्छी है, उसके बाद फिर क्यों नहीं कंटिन्यू बात क्यों नहीं होती? तो राज ये खुला कि वो कहते हैं कि चूँकि अब कमल पॉलिटिक्स में चली गई हैं तो ये ना हो कि हम इनको कास्ट कर लें तो ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें रिकॉर्डिंग्स में, या रिकॉर्डिंग छोड़ के चली जाएं कि मेरी कोई मीटिंग्स हैं ये वो, और हमारा सेट लगा रह जाए, हम कुछ कह भी ना सकें क्योंकि या पॉलिटिशियन बन गई हुई हैं। सियासतदानों को कौन हाथ पाएगा? हाँ, तो वो जो है वो घबरा जाते हैं। तो मुझे तब पता चला कि अच्छा रीज़न ये है कि उनका भी दिल करता है मुझे कास्ट करने को, मेरा भी दिल करता है, लेकिन बीच में जो एक लाइन ड्रॉ होगी वो उसकी पार्लियामेंटेरियन के लॉ ड्राइन होगी जी कमल चूँकि अब वो MP हैं या नहीं है, पार्टी से लिंक है, तो ये ना कल कला को हमारे सेट का कोई इशू हो जाए या वैसे कोई मसला हो जाए या कमल कहीं से प्रेशराइज करवा दे। आप लोगों को तो इस्तेकाक भी फ़ौरन मजरू हो जाता है, कुछ कह भी नहीं सकता। तो पॉलिटिक्स की काफ़ी कॉस्ट पे की अपने करियर के हवाले से आपने। हाँ जी, मगर पॉलिटिक्स की वजह से आप अपनी अदाकारी जो है वो जारी नहीं रख सकी ना। हाँ, तो फिर माली नुकसान भी आपको हुआ? काफ़ी। अच्छा, काफ़ी नुकसान हुआ और कई दफ़ा मैं अपनी जो टीम के मेंबर्स होते बताती, मैं कहा पत्नी कितने करोड़ों मैंने नुकसान कर दिया हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक्स से मैंने कमाया कुछ नहीं, लगाया ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुख तो होता है, लेकिन फिर आपको अपनी रूह की तस्कीन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी फैमिली में ना कोई शोबिज़ में था, ना है और ना होगा, और पॉलिटिक्स में भी ना कोई था ना है, और मेरा नहीं ख्याल कि आगे भी कोई होगा। अच्छा। क्योंकि दोनों में जो है ना, ये जो है ना लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। शोबिस के लिए भी आपको अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी आप नहीं देखते, मौसम नहीं देखते। कई दफ़ा ऐसा होता है
कि हमने गर्मियों में रिकॉर्डिंग की होती है, फिर यख मौसम में आपको वही सीन रिपीट करना पड़ता है, अभी लॉन के कपड़े पहने हुए होते हैं। हाँ ठीक है जी बिल्कुल। और जो ही कट होता है, हाय कंबल ले आए, जुराबे ले आए, कॉफी लाए। किस किस्म के रोल आपको अच्छे लगते थे? आपने बहुत जो मैंने वसी जी कॉमेडी भी की, महल्लेदार, खोजी, अलीजाद साहब के साथ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, हामिद राना के साथ काम किया मैंने, लेकिन कॉमेडी में टेम्परामेंट बना नहीं। जैसे लोग मुझसे कॉमेडी जो है ना एक्सपेक्ट नहीं करते कि नहीं, जैसे लोग हमसे सीरियस एक्सपेक्ट नहीं करते, कभी कभी कॉमेडी भी नहीं करते। प्लीज कंटिन्यू। सो ज़्यादातर रोल जो में होते थे डोमिनेटिंग्स होते थे, चौधरानी का हो गया या मतलब बिजनेस वुमेन हो गया, क्योंकि एक तो मेरी वॉइस से जो है थोड़ी सी डिफरेंट है, फीमेल वॉइस, शख्सियत भी आपकी टॉल है, आप अच्छी, हाँ उस वजह से। और मैं रोल्स में तो मेरा जो है ना वीकनेस है ना जी, कि रोल उसमें मार्जिन होना चाहिए परफॉर्मेंस का, वो ग्लैमरस है नहीं है, पेयर है नहीं है, व्हाटएवर, लेकिन परफॉर्मेंस वाला रोल हो तो मेरी वो जान है। तो मुझे ठाकुर साहब अक्सर माठी कहते थे, मैं कहती ठाकुर साहब को स्क्रिप्ट नहीं आया, क्योंकि सबसे पीटीवी हुआ करता था, तो कहते हैं हाँ स्क्रिप्ट आया पर माठी आपका रोल नहीं है। मैं कहता कोई बात नहीं, माठी बट दी बेस्ट। तो उनके साथ मैंने एक मुन्नू भाई ने स्क्रिप्ट लिखा, उस वक्त सीरीज चल रही थी एक दिन, उसमें हर दफ़ा एक एपिसोड होता था, तो उसमें एक एपिसोड आया एक रात। अब उसमें मुन्नू भाई को एक जट्टी की तलाश थी जो कत्ल करती है। जब ठाकुर साहब ने यूं नज़र घुमाई तो कमल नज़र आई, उनका कमल आजा तेरा रोल आ गया आज। मैंने कहा जी सर मैं खुश। उस वक्त प्रोड्यूसर बुला ले, खुशी की कसम खुदा की इंतहा नहीं रहती थी, घर भी जाके खुशी से फूले नहीं समाते थे जी, स्क्रिप्ट लेकर आए जी, काम मिला ये मिला। और बस भी ठाकुर साहब, फिर मुन्नू भाई साहब राइटर, क्या बात। तो उन्होंने कहा कि जी ये खातून है, ये दूध बेचती है और इसने 2 कत्ल करने हैं, तो चूंकि आपकी हाइट फिजिक वगैरह, तो मुन्नू भाई को अल्लाह गरी के रहमत कह रहे हैं वो खातून जिसका अंगूठा भी चौड़ा हो ना, क्योंकि कातिल की निशानी होती है उसका अंगूठा चौड़ा मिलेगा आपको। इतनी बारीक मतलब जो राइटर्स भी हमारे थे इतनी बारीकी से जो ना मुशाहिदा करते थे। तो वो रोल मैंने किया और वसी जी उस रोल ने मुझे रातों रात सुपर हिट करा दिया। पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि कमल भी कोई आर्टिस्ट हैं जो आई हैं पीटीवी में काम कर रही हैं। सुबह को अखबार भरे हुए थे। कमल जी मैं भी कत्ल होना चाहता हूँ, कोई जट्टी मिल सकती है? जट्टी तो मिल जाएगी लेकिन आपको नुसरत ठाकुर और मुन्नू भाई नहीं मिलेंगे। कोई गल नहीं, जो बड़े डायरेक्टर नहीं गए थे तुझे कोई छोटे डायरेक्टर नहीं लिया दो, मैं सिसक के मर जाऊंगा, टोटियां च मार दे, मैंने जट्टी लिया दे, भैन नहीं मेरी वेला। कमल आपने फिल्में भी की ना? जी बिल्कुल। नदीम साहब के साथ, और तो आपने नदीम साहब के साथ काम किया, आबिद अली साहब के साथ, फिरदौस साहब के साथ, इस्माइल शाह साहब, सुल्तान राही साहब के साथ, सबसे ज़्यादा किसके साथ आपको लुत्फ आया? सबके साथ ही। कोई बात आपको याद आती हो किसी भी अपने कोलीग? मैं एक फिल्म कर रही थी बेग साहब के साथ, लीडर, तो उनका मेरा था डुएट सॉन्ग था, तो रावल डैम पे हम कर रहे थे। अल्लाह बख्शे हसनैन साहब डायरेक्टर थे। अब कुछ बोल नदीम साहब के थे, कुछ मेरे थे। अच्छा मैं इतनी महव हो गई गाने में कि अपने तो मैंने बोल दिए, नदीम साहब के बोल भी मैं ही बोलती चली जा रही और उधर सामने कॉलेज के लड़के क्लैप करी शुरू कर दी। मैं कहा मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करी, जो क्लैपिंग हो रही है। उधर से हसनैन साहब की आवाज़ आई, कमल बेगम तुसी बेग साहब दे भी शेर तुसी बोली जा रहे। अच्छा मेकअप मैन गम लैके मुछ लैके ना पीछे सी। राही साहब के साथ काम किया। उनके साथ कोई बात, कोई वाक़या आपको याद आता हो? मैंने कहा आगा जी, उनको प्यार से हम आगा जी कहते थे राही साहब को। मैंने कहा आगा जी आप भी बाहर जाएं, अब्रॉड शूटिंग्स करें, बेग साहब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते? तो उनकी बड़ी खूबसूरत बात, कहते हैं कमल बीबी बात यह है अगर मैं बाहर चला गया ना शूटिंग पे, तो यहाँ जिनकी दिहाड़ियाँ लग रही है ना मेरी वजह से एक्स्ट्रास की, वो रुक जाएंगी। मैं आज आपके साथ भी और नाजरीन के साथ भी एक बड़ी ऐसी बात शेयर करूँ जो शायद पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता, जी बहुत ही कम लोगों को पता। हमारे एक दोस्त हैं नवीद अशरफ साहब, मिशिगन में होते हैं। उनके थ्रू
एक अमेरिकन डायरेक्टर थे, ये जो लीक थी ना सारी गॉडफादर वाली, जी 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 स्पाई के, ओके, इन्हीं के वो थे, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा। और वो कह रहे थे कि जी सारी इब्तदाई गुफ्तगू हो गई, सारे मामलात तय हो गए, और जो कैरेक्टर था राही साहब, और राही साहब को वो पसंद आ गए, और राही साहब के हिसाब से ही कैरेक्टर भी था, और कुछ उसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करने के लिए राही साहब को शायद 4 या 5 महीने वहाँ गुजारने थे। अच्छा, हाँ, और वो राही साहब की पहली हॉलीवुड की फिल्म होती, ओके, और वो गवाह हैं इस बात के, उस सारे वाक़े के। राइट। कहने लगे मगर राही साहब के पास एग्जैक्ट जो आपने बात की तो मुझसे याद आया कि राही साहब के पास इतना वक्त नहीं था। उन्होंने कहा यार मैं तो करांगा तो मैं इंटरनेशनल स्टार तो हो जाऊंगा, उत्थे जी 5 फिल्मां चल रही हैं, उन्होंने तो की बनेगा, वो छोड़ के पाकिस्तान आ गए। वाह वाह, ये मैं खुद गवाऊँ और वो साहब जो है हमारे दोस्त से बात की। कमल साहबा, कभी रोल करते हुए कहीं किसी ड्रामे में आपसे किसी ने मोहब्बत का इजहार किया हो? उन्होंने एक रात देखा हुआ था। हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, या उन्हें पता था। पिक कर लीजिएगा, या गुड आंसर। लेकिन अगर कमल जवाब देना चाहें रिदा की बात का। जी नहीं, मुझे उनकी बात ज़्यादा अच्छी लगी थी कि नहीं उन्होंने एक रात ड्रामा देखा हुआ उनकी बात मुझे बड़ी मजेदार नहीं, तो मतलब कभी किसी ने नहीं, बड़े मजे की बात है। हाँ। मैं एक ड्रामा कर रही थी फिरदौस जमाल साहब के साथ, तो उसमें सोहेल अहमद भी थे हमारे। सोहेल अहमद साहब मुझसे 1 साल सीनियर हैं इसमें एक्टिंग में। तो मैं तैयार होकर आई, तब ये सोहेल अहमद खड़े हैं, कहते कमल आई लव यू। मैं कहा अच्छा, मैं उनके बिल्कुल करीब चली गई ना, मैं कहा सोहेल आई लव यू टू। कहता परा मत तो सीरियस ही हो गया। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली कमल नोमान साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और कमल साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। ओके, आर यू रेडी? यस। ग्रेट। आड़ू, आड़ू आपको पसंद है, और जलेबी खाने की खूब शौकीन है आप? चस्कोरी नहीं हूँ लेकिन पसंद है। और गोलगप्पे? बिल्कुल। अच्छा, वो खास डिश जो सवाद की या साउथ की जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे अपनी माँ के हाथ के चपली कबाब, उन जैसे चपली कबाब मैंने आज तक नहीं खाए। खुद आप क्या शौक से बना लेती? जी टाइम तो पास कर लेती हूँ, लेकिन हम कहें ना कि बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई खूबी नहीं है। अच्छा जी, उनको तो माँ के हाथ के चपली कबाब बड़े पसंद हैं। आपको सुने वाइफ की चपली बड़ी पसंद है? क्या सर, वाइफ की चपली, वाइफ से चप्पल खा रहा हूँ, मार खा रहा हूँ, मैं इस तरह का लगता हूँ आपको? नहीं, एक आधी दफा अगर हो गया तो ठीक है, मतलब सीरियस ना हो जाओ, एक आधी दफा हो जाता बेटा। एक आधी दफा जिंदगी में? जी सर, जिंदगी में। और डेली मतलब नहीं, या महाना बुनियाद पे? जो हालात जा रहे हैं वो रोजाना शाम, रात, वाह, तुलुए आफ्ताब। क्या बात है, वाह। तीनों में से कौन सा वक्त ज्यादा पसंद है? तुलुए आफ्ताब। तुलुए आफ्ताब ज्यादा पसंद। आप अर्ली राइजर हैं? मैं अर्ली राइजर हूँ। अच्छा। 4:30 उठ जाती हूँ। अभी तक मेरे स्कूल की टाइमिंग्स यहाँ से ख़त्म नहीं हुई। रिकॉर्डिंग्स में भी अगर 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, मैंने अपने टाइम पे उठना है। अच्छा। एक दफ़ा मैं सुबह 4 बजे रिकॉर्डिंग से आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मेरी वालदा ने मुझे गोली दी, कहती बेटा खा के सो जाओ, आराम से 7-8 घंटे नींद पूरी करके तब उठना। वसी जी बिलीव यू मी, मैंने गोली खा ली, 1.5 घंटे बाद मैं उठ गई। अम्मी से बड़ी गालियाँ सुनी मैंने। अम्मी कहती तुमने मेरी गोली ज़ाया कर दी है। सर्दियों की धूप, क्या बात है, बारिश, आप सारी ना बड़ी रोमांटिक चीजें जो शायर तो ऐसे ही होता है। बारिश है ना, आप बिजली का बिल भावे देता होगा ना देता होगा, ऐसे तो रोमांटिक होना ना जरूर। जबरदस्त। बर्फबारी, हेलो, वो भी इसकी कसर रह गई थी। आज की कसर रह गई थी, सही बात है। आपकी जिंदगी का कुछ अरसा जैसे कि आपने बताया वो मुल्तान में गुजरा जी, कुछ सवात में, और नहीं सवात में नहीं जी, आना जाना है लेकिन गुजरा नहीं है। कराची में
अच्छा। मुल्तान में एंड लाहौर। लाहौर में। मेरा सवाल ये था बुनियादी तौर पे कि इसमें सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब कौन सा शहर है? लाहौर भी है और मुल्तान भी है। मुल्तान में बचपन गुजरा। मुल्तान की कौन सी 3 चीज़ें आपको याद आती? एक तो बुजुर्गान दीन, एक गर्मी और एक आम। हाँ, मुल्तान के आम। मुल्तान के आम क्या कहने। हाँ, सोन हलवा भी है। हाँ, सोन हलवा भी है। सोन हलवा भी है। सोन हलवा। ये चीज़ें मिस करती हूँ मैं। और स्कूल मिस करती हूँ, अपना कॉलेज, अपनी कोलीग्स। कोई बचपन की कोई शरारत, कॉलेज का कोई वाक़या बहुत सीरियस आपको याद आती हो? नहीं जी, मैं बिल्कुल शरारती नहीं थी। आज की कमल में और उस वक्त की लड़की में ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस करती है। तो ये ग्रेजुअली हुआ या हालात? कोई ऐसी चीज? हालात। अच्छा, हालात ने किया चेंज। कोई हालात में कोई खास इंसिडेंट था जिसने ओवरनाइट? जी, चूंकि मेरे वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा। आई वॉज ओनली वन, देयर वाज नो सपोर्टिंग मेंबर। सो हालात और वाक़यात आपको रफ टफ बना देते हैं, बोल्ड एंड ब्लंट बना देते हैं। लाहौर आई थी, मैंने अप्लाई किया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जॉब के लिए। तो एक दिन की कॉल आई कि जी वो वैकेंसी है, आप अलहमरा आर्ट काउंसिल चली जाएं। मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम अलहमरा आर्ट काउंसिल गई। तो हाँ, मेरी मुलाकात हुई CM मुनीर साहब से। उनसे मैंने कहा सर वैकेंसी मैं उसके लिए आई हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराया, कहते बेटा आप वो जॉब नहीं कर सकते। मैं कहा सर मुझे ज़रूरत है, 1 महीना ट्रायल बेस पे रख दें, अगर मैं ना कर सकी मुझे आप निकाल दीजिएगा, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे नौकरी चाहिए अपनी वालदा के लिए, मुझे कमाना है। एक ही बेटी है? अच्छा। तो उन्होंने कहा बेटा सिक्योरिटी गार्ड। मैं कहा रख लें। उन्होंने कहा नहीं, वो मेल की वैकेंसी है। तो मैंने कहा ये तो फिर आपने कहा मैं सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए। हाँ, जब आपको वसीर साहब पैसे चाहिए होते हैं ना और हालात आपके चारों तरफ ऐसे हों, फिर आप कोई भी काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चे हाँ, तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ, मेहनत मगर ये है कि बहरहाल चूंकि खवातीन के लिए बगैर ट्रेनिंग के जरा एक हाँ जी, तो मुझे हर हाल में पैसे कमाने थे। मैंने कहा मुझे जॉब दे दें। कोई भी काम से मेरी मुराद है कि जो भी इखलाकियात कानून हाँ जी, जिसकी हाँ जी, इजाज़त हाँ देता हो। जी। जी। मैंने कहा कि फिर उन्होंने मुझे यहाँ क्यों भेजा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। उनको चाहिए था पता करते कि वैकेंसी किस चीज़ की है। तो कहते हैं हाँ ये तो उनकी गलती है बेटा। मैंने कहा अच्छा बताएं यहाँ पे क्या होता है। उन्होंने कहा यहाँ पे ड्रामे होते हैं, थिएटर होता है। मैंने कहा ओके फाइन, आप मुझे ड्रामे में काम दे दें। अच्छा, कभी आपके उससे पहले जहन में जैसे होता है ना ना ना, मैं बहुत शाय किस्म की लड़की थी। तो उन्होंने मुझे समझाया। आज के दौर में उस दौर में बड़ा फ़र्क था। उस वक्त शोबिस के लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। तो समझाया कि लोग जो है आपसे ऑटोग्राफ लेंगे ज़रूर, आपको खाना पे बुलाएंगे, लेकिन आपको अपनी फैमिली मेंटर नहीं करेंगे। मैं कहा सर वो लोग जो मुझे फैमिली मेंटर नहीं कर रहे, अभी कोई पूछ रहा है कि मेरे पास खाने को रोटी है या नहीं है, मेरी माँ के लिए मेडिसिन है या नहीं है, मैं किस तरह सर्वाइव कर रही हूँ, उन लोगों के लिए मैं ड्रामा ना करूँ। मैं कहा मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। खैर वो ले गया। उस वक्त रेजिडेंट डायरेक्टर थे शबीर साहब। उन्होंने कहा कि ये कमल FSC इसने की हुई है और ये कहते मुझे ड्रामे में काम दे दें। तो उन्होंने कहा तो समझाया नहीं इन्हों कि शो बिज़ा ये, कहते मैं बड़ा समझाया लेकिन वो डिटर्मिन्ड कि मैं करना है। कहते फिर उन कहते बाबा नज़ीर जगह में एक प्ले कर रहे थे, दुख सुख काउंसिल का ज़ाती प्ले था। तो कहते आप जाके मिलवा दें उनको। उन्होंने बाबा जी से मिलवाया। तो कहते हैं कि मुनीर साहब कास्ट से मुकम्मल है। उसमें वसीम अब्बास थे, इरफान खुसर साहब थे, अनवर अली थे, अलबेला थे, मतलब क्रीम कास्ट काउंसिल ने डाली हुई थी। ख़वातीन में बिंदिया, तमन्ना, शबाना शेख एंड समीना अहमद। फीमेल भी कास्ट मुकम्मल थी। तो कहते चलो उन्होंने देख लो बेचारी नू ज़रूरतमंद देगी है। तो बाबा जी ने कहा कि ये 4 ख़वातीन हैं, इनके रोल आप याद कर लें, 11th आवर पे जो नहीं आएगी आप उसकी जगह परफॉर्म कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने चारों के रोल याद कर लिए। हाँ हाँ, चारों के रोल, चारों के मैंने बाय हार्ट याद कर लिए। जिस दिन समीना अहमद नहीं आती थी मैं उनकी प्रॉक्सी करती थी, शबाना शेख नहीं होती थी, उनकी तमन्ना नहीं होती थी, उनकी बिंदिया नहीं होती थी, उनकी करती थी मैं। लेकिन जब आखिरी 2-3 दिन रह गए, कास्ट मुकम्मल हो गई। अब मैं बैठी हूँ, सबको यूँ देख रहे हैं, सबको यूँ देख रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी कास्ट तो मुकम्मल हो गई, मेरी तो जगह ना बनी। तो अल्लाह ताला उनको कवर जन नसीब करे। कहते हैं हाँ नहीं बेटा तुम 16 दिन आए, तुमने मेहनत की है, मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री लिखवा देता हूँ। फिर उन्होंने राइटर से कह के एक मेरी एक्स्ट्रा एंट्री लिखवाई सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। वो मैंने सीन किया। जब ड्रामा ख़त्म हो गया 16 दिन बाद, तो बाहर निकली तो CM मुनीर साहब खड़े थे, 1-2 बंदे और खड़े थे। मैं रोना शुरू हो गया ना, ज़ारो कतार। CM मुनीर साहब कहते हैं किसी ने छेड़ा आपको? मैंने कहा नहीं सर। किसी ने बदतमीज़ी की? नहीं सर। किसी ने कुछ कहा? मैं कहा नहीं सर। कहते फिर क्यों रो रही हैं? मैं कहा सर सारे कास्ट हो गए, मैं फिर 0 पे आ गई, मैं फिर घर बैठ जाऊंगी, फिर मेरा मसला वही है घर का, तो मैं क्या करूंगी, मुझे किसी ने कास्ट नहीं किया। कहते अच्छा इसमें रोने वाली बेटा बात नहीं है, अगला ड्रामा नाहिद खानम का है,
मैं उससे कहूँगा तुम्हें कास्ट के लिए रोल दे दे। तो उस वक्त फिर मेरा सराइकी टच काम आया। नाहिद खानम ने कहा कमल आपकी ना, आप मुल्तान से, आपको सराइकी आती है? मैं कहा जी मैम आती है मैडम। कहती है अच्छा ठीक है, ये एक मालिक मकान है और ये किराएदार है, अमानुल्लाह एंड अलबेला और एक और एक्टर थे कि ये किराएदार हैं, आपने सराइकी में एंट्री देनी है। तो 2 एंट्रियाँ थी सराइकी में, लेकिन वो जब किया फिर मुझे एक आउटडोर प्ले मिल गया आबिद अली साहब के साथ, आरफा सिद्दीकी के साथ, फिर चल सो चल। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी होगी, आपको वक्त मिले ख़ास तौर पे यूट्यूब पे तो इसको दोबारा सुनिएगा। आपको इसमें एक मजबूत औरत जो है वो नज़र आएगी, आपको उस दौर में अच्छे लोग जो हैं वो कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या बात। आज भी उस ज़माने में भी ख़वातीन को वो नज़र आएंगे। आपको एक सच बोलता हुआ इंसान नज़र आएगा जो अपने माजी पे शर्मिंदा नहीं है, बल्कि अपने जो स्ट्रगल दौर है उसका फ़ख्र से इजहार करता है। तो ये चंक आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। और एक ख़ास बात और, इससे एक चीज़ और हमें सीखनी चाहिए कि जब कोई औरत, कोई बच्ची, कोई ख़ातून जब बाहर निकलती है तो हमें उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, उसे ऐसा इन्वायरमेंट फ़राहम करना चाहिए कि वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ जो है, जो भी वो करना चाहती है वो सर अंजाम दे सके। हम नहीं जानते कि किस इंसान के पीछे, किस औरत के पीछे क्या कहानी है। तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन ख़वातीन की जो काम करना चाहती हैं, किसी भी वजह से, शौक़ से करना चाहती हैं, उनकी मर्ज़ी है। और बहुत सारी ऐसी भी ख़वातीन हैं जैसे कि कमल ने बताया कि उनके ऊपर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी होती है, तो माशरे को बहुत उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो फ़राहम करना चाहिए। और आपने तो हमें अमूमन, हमारा चौथा सेगमेंट जो है ना वो ज़रा किसी और तरह का होता है, हम तो दूसरे सेगमेंट में कहीं और निकल गए। तो दोबारा वापस आते हैं जी। परांदा। मगर कमल साहब, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़वातीन ने क्यों छोड़ दिया परांदे का इस्तेमाल, या कम कर दिया? मैं कहा मॉडर्नाइज हो गए, दैट्स व्हाई। परांदे का अपना लुत्फ है, अपना मज़ा है। हाँ जी, वो एक अलग रिच कल्चर है परांदे का, जो आप लगाते हैं और पहनते हैं। सो बहुत, उससे बाल आपके लंबे होते हैं, बाल डैमेज नहीं होते, अच्छा महफूज रहते, बंधे रहते हैं ना जी, अच्छा, महफूज रहते हैं, टूटते नहीं हैं। और वो चूंकि खिंचे रहते हैं बाल, उसकी लेंथ भी ज्यादा होती है। और वो जो कम्बख्त सांप की तरह लहराता है, हाँ वो तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते। कैसा और घुमाया भी कमबख्त जो सांप की तरह लहराता है, बल खाता। और शादी के बंदे नूं परांदे चों भी डंग पै जांदा। गॉड, चलो तेरी 6 महीने की नौकरी पक्की। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कमल नोमान साहिबा, वन एंड ओनली कमल नोमान। आप देख रहे हैं जबरदस्त। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। ओके जी। कमल साहब, आपकी ज़ुबान आपसे सराइकी बहुत अच्छी लगती है। मेरा नाम सैफुर रहमान है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा नाम लेके सराइकी में कोई शेर या फिर कोई गाना गा दें। सैफुर रहमान साहब के लिए कहते हैं या शेर सुनाओ या कोई गाना सुनाओ। यहाँ कहो कि कुछ खा ला बेटा, थोड़ी सेहत है बनता है। मेरे बिरा ना में कोई गाना आंदा है तो ना में कोई शेर आंदा है। वाह। डायलॉग, सिर्फ डायलॉग आने ने वो भी टूटे पजे, बिकॉज काफ़ी अर्सा हो गया सराइकी बेल्ट से दूर हुई हूँ मैं। सो थोड़े बहुत सराइकी का ये है कि अल्लाह पाक को ज़िंदगी देवे, अल्लाह पाक को शाद आबाद रखे। पुराने किसी प्ले का कोई याद आ जाए आपको डायलॉग? काफ़ी अर्सा हो गया ना, बहुत अर्सा हो गया, बहुत भूल भाल गया, भूल भाल गया ऑनेस्टली। और जो ब्रेन हेमरेज हुआ ना, उसमें काफ़ी पोर्शन डिलीट हो गया हुआ, जो मेरे सवेर ब्रेन हेमरेज हुआ। हाँ, वो तो बहुत तकलीफ से गुजरी थी आप जी। वो तो मौत की खबरें चल गई, इंतकाल हो गया कमल का, सारा कुछ हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ख़ानदान सोच रहा है कि लाश दफनाएं कहाँ, पेशावर दफनाएं कि लाहौर दफनाएं, कहाँ दफनाएं। उसके बाद मेरे जो बहुत सारे कुलीग से मैंने कहा बेटा ये गलती आपने की है, अब जब मरूंगी ना ये गलती ना करना, ये आप गलत बोल गई, ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने उनको ठीक किया, इस बात तो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम जब सचमुच बनूंगी तो फिर ये गलती ना कीजिए। अच्छा कमल, आप मीडिया का भी हिस्सा हैं? बिल्कुल हूँ जी। आप शोबिस का भी हिस्सा हैं? जी बिल्कुल। आप सियासतदान भी हैं। हाँ। और आप एक जिस्मानी तौर पे ज़िंदगी में एक हादसे से आप गुजरी जी।
और फिर आपने देखा कि उस हादसे में ये जो इस किस्म की खबर होती है, हाँ। आम आदमी का बताना बिल्कुल और तरह से शायद उस तजुर्बे को बयान करे। आप ये बताइए ज़रा, लोगों को भी अंदाज़ा हो, हमारे कबीले को भी, ख़ुद भी हमें भी अंदाज़ा हो कि कितनी मसाइल होते हैं, कितनी तकलीफ़ से गुजरती है वो फैमिली जिसके बारे में कोई गलत खबर जो है वो नशर हो जाए। जी बिल्कुल। क्या गुजरी आप पे जब आपके बारे में सारी खबरें जो है मशहूर हो गई? मैं तो चूँकि वसी जी कोमे में थी, मुझे नहीं मालूम क्या खबरें चली हैं, और मेरी वालदा चूँकि बीमार खातून थी, नहीं मगर खानदान 20-25, हाँ वो बहुत परेशान हूँ, तो भागे भागे आ गए जी, भागे भागे स्वाद सारी मेरी फैमिली आ गई थी, और बहुत परेशान हूँ, तो रोना पिटना डाल दिया था कि अच्छा इंतकाल हो गया, ये वो। और फिर जब आके देखा उन्होंने कि नहीं अभी सांसें कुछ चल रही हैं, क्योंकि 97% ब्रेन मेरा डेड हो गया था, सिर्फ 3% काम कर रहा था। नहीं मगर फिर हाँ सही कह रही है, मगर जब तक अल्लाह ताला अज़ियत हुई जी, जब तक किसी भी शख्स की बाकायदा जिंदगी दुनिया से जाने का ऐलान ना हो जाए, मीडिया को तो नहीं नशर करना चाहिए ना। नहीं, उनकी गलती भी नहीं मीडिया की। अच्छा, हुआ यूँ कि मेरी एक कुलीग महविश सुल्ताना उस वक्त फ्लोर पे थी, अब पार्लिमानी सेक्रेटरी थी एजुकेशन की, वो एजुकेशन के हवाले से जॉब दे रही थी, स्पीकर थे राना इकबाल साहब, तो पीछे किसी खातून MP ने उनको पर्ची एक दी, उन्होंने पर्ची खोई तो उसमें लिखा था कि जी कमल नुमान का इंतकाल हो गया है। उन्होंने बात रोकी, उनका स्पीकर साहब मुझे ये पर्ची मिली है, पीछे बैठी, उन्होंने कहा कि जी कमल का इंतकाल हो गया। उससे सारी बातें रुक गई। अब असेंबली में फातिहा खानी हुई, जब असेंबली में फातिहा खानी हुई तो मीडिया सारा बैठा हुआ था। फिर से सियासतदाना का कसूर होया ना, ठक 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 सियासतदाना का कसूर होया, साडा तो कोई कसूर नहीं सर, मैं तो कहती हूँ है ना, मीडिया का कसूर नहीं है सर। यस, हाँ, अच्छा ये हुआ बेसिकली। लेकिन उससे भी हमें एक चीज़ सीखनी चाहिए, चाहे मीडिया हो, चाहे हम हो, चाहे आम आदमी हो, तहकीक तो पहले करने, खासतौर पे जो सेंसिटिव खबर है, इतनी क्या जल्दी पड़ी है खबर को, हाँ ये कि ये खबर मुझसे पहुंच जाए। वो तो शुक्र है वसी जी कि मेरी वालदा बीमार खातून थी, उनको पता नहीं लगा मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, उसको फील नहीं हुआ कि क्या खबरें चल रही हैं। किन कोलीग ने ये खबर दी थी वैसे? वो नहीं मुझे मालूम, वो किसी ने मुझे बताया, डिस्क्लोज नहीं किया कि जो पीछे से पर्ची आई है वो किसने दी, वो किसने। हाँ, तो मैं भी कहती कमल मेरा कसूर ही, मैं कहा मेरी जान मुझे मालूम है तेरा कसूर नहीं है, तुझे पीछे से पर्ची आई थी। सियासतदान पर्ची लेके पढ़ देते हैं ना बगैर देखे सोचे जी। कमल मैडम, ये आपका नाम बहुत खूबसूरत है, ये आपका शोबिस का नाम है या आपकी फैमिली में से किसी ने रखा है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा किसने रखा है आपका नाम। जी ये शोबिस का नाम है, शोबिस का नाम है। मेरा तो एक्चुअल नेम जो था वो तस्नीम था, लेकिन उस वक्त तस्नीम कौसर भी काम कर रही थी उसी ड्रामे में दुख सुख में। अच्छा, तो उनके जंबल हो जाएगा। फिर CM मुनीर साहब ने जो है ये नाम सेलेक्ट किया था मेरे लिए, कमल। CM मुनीर साहब ने सेलेक्ट किया था, तब से फिर वही चलता गया, कमल ही चलता गया, वही मेरी शनाख्त बन गई, वही सब कुछ बना। अरे शो से सर ये भी खबर जा रही है, हाँ ये बड़ी न्यूज़ है। और फिर सब कहते थे कि कमल कीचड़ में पैदा होता है, ये क्या नाम हुआ। मैं कहा देख लें, ये जो कमल का फूल है ना जी, वो अपने किरदार से पहचाना जाता है, कीचड़ से नहीं। कि वहां रह के भी बात है जी। इंडिया में अगर कोई फ़नकार सियासत में जाए तो पार्लियामेंट में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ अगर कोई फ़नकार सियासत में जाए तो पुराने सियासतदान इनका वेलकम करते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं। सारे सवाल करने वाले आज क्यों लग रहा है कि खुराक से दूर है। आप देखिए सारे जितने भी अब तक आए हैं नहीं लगा महंगाई मैं तो खैर अपने बारे में ये कहूँगी कि मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिली, ठीक है, मेरी पार्टी की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब काफ़ी दौर चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, अब जो लोग हैं ना उनके अपने घरानों के बच्चे या बच्चियां ड्रामों में काम कर रहे होते हैं और बाकी काम कर रहे होते हैं। मतलब अब तो बाकायदे कि ये स्टडी में आ गया हुआ है कि आप तो आपने अजनबी महसूस नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं। कभी कभार होती है, कभी कभार। एक तो ये कि शायद वो डरते हैं कि कमल के साथ बैठ के बात करेंगे कहीं स्कैंडल ना बन जाए, क्योंकि शोबिज़ की हैं ये, और फिर घर से भी कि अच्छा आप कमल के साथ बैठे बातें कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इस तरह जो 2-4 बंदे हैं हमारे, इसमें भी कोलीग्स जो हैं हमारे, वो थोड़ा सा ना जैसे कहते हैं कन्नी खाना, वो खाते हैं। तो मैं उस मोमेंट को भी एंजॉय कर रही होती हूँ कि अच्छा। लेकिन ओवरऑल आपको लगा कि रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट है और एक्सेप्टेंस भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात, अल्हम्दुलिल्लाह चेंज आया है और बिल्कुल 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 जो सच की बात है। अच्छी बात। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिशियन एक्ट्रेस कमल नुमान साहिबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। कमल साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। तो कमल, कोई गिल्ट किसी बात पे, कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में जो आप समझती हैं कि हाँ भाई ये मुझसे गलत हुई, नहीं होनी चाहिए थी, और ज़मीर उस पर मलामत करता हो? जी करता है ज़मीर मलामत, क्योंकि वसी जी मेरा बेटा स्पेशल है, मेरी मदर बीमार रहती थी, सो कभी कभी मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, मुझे घर में ही परफॉर्म करना पड़ता था कि आई एम गुड। जब आप बाहर से थके हुए आते हैं, ज़िंदगी में कई ऐसे मौके होते हैं जब आप डिप्रेस होते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर नहीं कर सकते अपनी वालदा से, कि अगर वो सुनेंगी तो वो अपसेट होंगी कि अच्छा आज डांट पड़ गई, आज ये हो गया, या काम नहीं मिला, या वट एवर जो इशू होते थे, तो मुझे घर में भी परफॉर्म करना पड़ता था विद ए स्माइलिंग फेस। तो कभी कभी जब मेरी माँ मुझसे लड़ती थी ना, तो मैं फिर अम्मा के आगे बोल पड़ती थी कि अम्मा आपको क्या पता, मैं भी इंसानों में थक जाती हूँ, मैं भी बीमार होती हूँ, मेरे भी दर्द होता है, लेकिन मैं कहती नहीं हूँ कि अगर मैंने कहा तो आप डाउन होंगी, लेकिन आप ज़्यादती कर रही हैं। अब मैं कहती हूँ कि मुझे नहीं कहना चाहिए था अपनी माँ से, ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। पत्नी मेरे जुमले के बाद मेरी माँ कितनी हर्ट हुई होगी सारी रात के, अच्छा मेरी बच्ची प्रॉब्लम में थी, अच्छा उसको तकलीफ़ हो रही थी, अच्छा उसके सर में दर्द हो रहा था, या उसको टेम्परेचर था, वो तब भी काम करने के लिए गई थी। तो मैं उन मोमेंट्स को रिग्रेट करती। फिर मेरी माँ ने कम कम बोलना शुरू कर दिया मेरे साथ, डांटना मुझे, सारा कुछ करना। तो वो एक है ना कि जब आपके वालिदैन आपके डर से बात करना छोड़ दें, तो ये औलाद के लिए बहुत बड़ा जो है वो है। रिग्रेट होता है, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अपनी माँ को जो बीमार है 20-25 साल से, मुझे इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए था। लेकिन वैसे साहब मैं थक जाती थी, स्पेशल बेटे को भी देखना, माँ को भी देखना, बाहर के सारा काम भी करना। तो मैं किसके आगे कतार से निकालती, आप बाहर नहीं निकाल सकते, बाहर निकालेंगे लोग आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे। तो ले दे के मेरा गुस्सा अपनी माँ पे ही निकलता था। मैं कहती थी अम्मी आपको नहीं पता ना, आप क्यों ज़िद कर रही हैं, आप खाना क्यों नहीं खाती हैं, आप ये भी मेरे बर्डन डालती हैं, आप खाना नहीं खा रही हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, खाएं, नहीं खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। उसे मेरी माँ कहती थी कवल तो मुझे डांटती रहती है। तो फिर मैं वॉशरूम के मुँह हाथ धोने जाऊँ तो मैं 100 दफ़ा अल्लाह मियाँ से माफ़ी मांगती थी कि अल्लाह मियाँ मेरी इंटेंशन नहीं थी अपनी माँ से लड़ने की या डांटने की, लेकिन मैं क्या करूँ, वो बात नहीं मानती। तो अब जब वो नहीं है, आप यकीन माने मैं हर नमाज में अपनी माँ से माफ़ी मांगती कि मैंने क्यों मिसबिहेव किया आपके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझ में स्टेमिना था, मुझ में होना चाहिए था स्टेमिना। मैं अपनी माँ के साथ क्यों इस तरह किया, उनके साथ तल्ख कलामी क्यों की, नाराज़ क्यों किया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का महवर मैं ही थी। अब मेरी माँ कहती थी कमल इतनी लेट हो गई, तुम नहीं है, मैं परेशान हो रही हूँ, तुम क्यों नहीं आई। मैं कहा माँ काम के लिए गई थी ना। अब कोई नहीं कहता कमल तुम कहाँ पे हो, तुम घर नहीं पहुँची अभी तक, अब कोई नहीं पूछता। अब मुझे एहसास होता है कि मेरी माँ सही थी, मैं इंसार तो करती थी ना, मेरी दुआएं तो करती थी ना। मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूँगी कि आपके माँ बाप हयात हैं, बीमार हैं, जैसे मर्जी हैं, उनकी दिल आज़ारी ना कीजिएगा, क्योंकि फिर मरते दम तक आपको पछतावा रहता है, पछतावा नहीं ख़त्म होता। इतनी मर्जी हम माफ़ी मांग ले अपने नमाजों में, दुआओं में, नहीं जाता, वो एहसास नहीं जाता आपके अंदर से, आप गिल्ट रहता है, मरते दम तक रहेगा। अल्लाह से भी माफ़ी मांगती हूँ, माँ से भी मांगती हूँ, लेकिन नहीं होना, ये मुझे है नहीं। अल्लाह ताला बड़ा दरगुज़र फरमाने वाला है, और लाज़िम बात है कि जब इंसान को इतनी शिद्दत से, हम सबको एहसास होता है अपनी अपनी जगह, तो अल्लाह ताला बड़ा रियली सॉरी आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बस माँ के लिए टची हो जाती हूँ मैं, कि आज मैं जो कुछ अपनी माँ की वजह से हूँ, वो अगर मुझे सपोर्ट ना करती, वो अगर मेरा ख्याल ना रखती, मुझे पैम्पर ना करती, आज मैं स्टेज पे ना होती। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, रिग्रेट है। अगला क्वेश्चन हाँ जी, मुझे कहते हैं मैं खुद अब स्पीचलेस हूँ, मैं क्या आपसे सवाल करूँ। माँ हंसती ऐसी है, उसके बगैर, बाप के बगैर बच्चे पल जाते हैं, माँ के बगैर नहीं पलते। क्या मुकालमा हुआ था आपका आखिरी अपनी वालदा से? नहीं हो सका, मैं ऑफिस में थी, मैं घर आई
तो उनके ऊपर कपड़ा दिया हुआ था और एक हमारी काम वाली वो सूरत यासीन पढ़ रही थी, तो मैं कहा कपड़ा क्यों डाला हुआ है? मैं कहा रफ़ीक भाई चली गई अम्मी, कपड़ा डाल दिया आपने? कहता हाँ वो चली गई। मैं कहा नहीं जा सकती भाई, कैसे जा सकते, मुझसे मिले बगैर कैसे जाएंगी? मैं कहा ये क्या बात हुई? मैंने रोन मैं कहा आप कैसे चली गई मुझसे मिले बगैर, आप नहीं जा सकती। इन्होंने 1122 को बुलाया कि इनको हॉस्पिटल ले जाते। मैंने कहा नहीं हो सकता। वो आए, उन्होंने उनको पंप शम किया, तो कहते हैं कि क्या नाम है, जान तो नहीं है इनमें लेकिन आप ले जाएं। मैं गाड़ी बैठी, एम्बुलेंस में बैठी, मैं कहा आप नहीं जा सकती ना मुझसे मिले बगैर। विल यू बिलीव मी वसी जी, मेरी माँ ने थोड़ी सी आंखें खोली तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ज़ोबे देखो मेरी अम्मी तो ठीक है। मैं कहा मेरी अम्मी कुछ नहीं हुआ। मैं कहती मर गई मेरी माँ तो देखो आंखें खोली, ये अब जाएंगी ना हॉस्पिटल तो ठीक हो जाएंगी, वहाँ जाएंगी। ज़ोबिया ने कहते मैडम ना तंग करें अम्मी को, उनकी रूह को परेशान ना करें, उनको जाने दें। और सिर्फ आपको आखिरी नज़र देने के लिए दोबारा वो आई हैं और उन्होंने देखा आपको, और फिर जब वहाँ गए उन्होंने वो जो लगा के चेक करते हैं हार्ट बीट, कहते कोई भी नहीं, हार्ट बीट रुकी हुई है इनकी। और ये जो बीच में वाक़या आप बता रही हैं, अब आपको क्या लगता है कि ये आपका सिर्फ एक तसव्वुर था, आपका ख्याल है, आपकी मोहब्बत थी, या हकीकतन उन्होंने? हकीकतन उन्होंने थोड़ी सी आंखें खोली। अब मैं ज़ुबैर का देखे अम्मी की आंखें खुली हैं, देखें वो ठीक है। आप लोग कैसे कह रहे हैं कि मर गई? मैं कहा देखे दोबारा फिर से मुझे कहा कि ना करें, आप जितना चीख रहे हैं वावेला करिए, उनकी रूह जा नहीं पा रही, ना रोकें उनको जाने दें, बस कर दें। जब वहाँ गए उन्होंने हार्ट बीट वगैरह चेक की, आले वगैरह लगा के, कुछ भी था, सीधी लकीर आई थी, फिर मुझे डेथ का सर्टिफिकेट दे दिया, इनका इंतकाल हो गया है। लेकिन मैं आखिर में आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो सारा सफ़र है इसमें ऐसे कुछ चीज़ों का हमें पहले से इल्म था, कुछ चीज़ें आज उन्होंने हैरान कर दिया ना। एक इंतहाई मजबूत औरत जो है, लड़की जो है, खातून जो है, इंसान जो है, वो निकल के आता है सारी जर्नी से। शुरू से अगर आप देखें वालिद साहब का आपके यानी कि आपका अकेला रह जाना, अकेली बेटी होना, वालिद साहब का उस तरह से मुड़ के न देखना, फिर तन्हाई, फिर वालदा के लिए, फिर काम, फिर उसके बाद जो साहबजादे हैं, यानी कि आप, मैं लोगों को बताता चलूँ, चूँकि आपने ख़ुद उसका ज़िक्र किया, इसलिए कि मैंने लोग अगर किसी घर में डिफरेंटली एबल बच्चे पैदा होते हैं, जिनको स्पेशल भी बच्चे कहा जाता है, तो मैंने देखा है लोग बड़ा ख्याल करते हैं उनका। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें कि मैंने ऐसे 50 लोगों को देखा जिनके घरों में उससे गुजरना पड़ा ज़िम्मेदारी से, तो इतनी मोहब्बत जितनी आप करती हैं अपने बच्चे से, मैंने कम ही लोगों को करते देखा है। इतनी स्ट्रेंथ, इतना लड़ना ज़माने से, और इतनी स्ट्रेंथ, इतनी ताकत, ये सारा सफ़र ज़िंदगी का, अगर मैं कहूँ कि आप ज़िंदगी को कैसे समेटेंगी अपने अल्फाज में, एक दूसरे इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से लाती हैं, कैसे लाती हैं ये सारा? फिर ये जो आपका देखे ना ब्रेन हेमरेज का जो सिलसिला था, उसके बावजूद उससे निकलना खुद एक बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह हेल्दी हैं, तो ये गैर मामूली खातून के तौर पे आप आती है, गैर मामूली इंसान के तौर पे आपकी कहानी निकल के आती है। तो क्या कहेंगी आप आखिर में इसमें, मैं ज़िंदगी के बारे में? इसमें मैं वसी, क्योंकि आपकी ज़िंदगी मुख्तलिफ ज़िंदगी है, हाँ, नॉर्मल आदमी की नॉर्मल नहीं है। जी बिल्कुल मतलब इतने चैलेंजेस होते हैं, कम लोगों को इतने चैलेंजेस होते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि मैं इसमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजार होती हूँ कि उसने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि कमल आपको देख के बड़ी हैरानगी होती है, अब 10 दफ़ा गिरती हैं 10 दफ़ा उठ खड़ी होती हैं, आप हिम्मत नहीं हारती। तो ये हिम्मत, ये ताकत, ये हौसला, ये सब्र सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात देती है, दूसरे किसी की बस की बात, इंसान के बस की बात नहीं है। दुरुस्त। इंसानी सतह पे ख़ुद आप क्या करती हैं? वो इख्तियार जो अल्लाह ने इंसान को दिया है कि कुछ लोग उससे उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं, कुछ नहीं करते, जो दिया उसी ने है, मगर वो क्या चीज़ है जो आप खुद करती हैं अपने तौर पे? देखिए सबसे बड़ी बात, दिए हुए इख्तियार में से इस्तेमाल करती। बड़ी बात तो ये है वसी जी कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरी बर्दाश्त से बढ़ के तकलीफ़ मुझे मिली गई है। एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने स्पेशल बच्चे दुनिया में भेजने ही भेजने हैं। वो उन लोगों को सिलेक्ट करता है जिस पर उसको मान होता है, क्या इस घर में भेजूंगा ना, ये मेरा बंदा मेरे स्पेशल बंदे का ख्याल रखेगा, तो वो हमने रखना है। तीसरा, मुझे किसी ने कहा कमल ये तो आप मेरी जन्नत कमा रही हैं अपने स्पेशल बेटे को पाल के, इसके बदले देखिएगा आपको जन्नत मिलेगी। तो मैंने ये कहा था नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक, इसके बदले अगर मुझे जन्नत मिलनी है
तो अल्लाह मुझे जन्नत ना दे, अल्लाह मेरा बेटा ठीक कर दे, मुझे बेशक जहन्नम में डाल दे, इसके बदले मुझे जन्नत नहीं चाहिए। वो मेरी जान है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। इस पर जन्नत का क्या हिसाब किताब कि जी मैं इसको पा रही हूँ तो अल्लाह मुझे इसके बदले में जन्नत देंगे? नहीं नहीं सर, आपसे मोहब्बत की वजह से। हाँ, वो मेरा जुनून है, मेरा इश्क है। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने इसलिए मुझे बेटा दिया कि मुझे स्पेशल लोगों का एहसास हो। जब तक तकलीफ दर्द आपको नहीं होगी, आप मेरी दर्द को महसूस नहीं कर सकते। सो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने जो मुझे दिया है इसलिए कि मुझे उन बच्चों के लिए काम करना है। जिस तरह से आपने करीब से देखा है, लाज बात है, वो तो आपको तो बिल्कुल ही और तरह का तजुर्बा है। मुझे चूँकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस हवाले से काफ़ी काम करने का इत्तेफाक हुआ, तो मेरे तजुर्बे तो नहीं, मुशाहिदे और मुताले में ख़ास तौर पे इल्म में ये आया कि अगर थोड़ा सा भी जो हमारे स्पेशल अफराद होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, अगर उनको वेस्ट का भी तजुर्बा ये है कि उनको अगर आप नॉर्मल बच्चों के साथ रखें तो धीरे धीरे वो दोबारा बिल्कुल सेहतमंद होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल बच्चे के पेरेंट्स होते हैं जी, उनके लिए वो माइंड करते हैं, वो टीचर से कहते हैं ये आपने किसको बड़े चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ जी, किसको बिठा दिया, प्लीज़ 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 मेरा बच्चा जो है ना इस क्लास में, प्लीज़ को यहाँ से हटाएं, ये करें, वो नहीं उसको उनको करने देते। मैं तो तजर्बा किया हुआ ना जी, बीइंग ए मदर ऑफ ए स्पेशल चाइल्ड, मुझे मालूम है लोगों के रवैये क्या होते हैं कि मैं हूँ तो मेरे बेटे को गले भी लगाएंगे, मुंह भी चूमेंगे, सारा कुछ करेंगे, और जब मैं नहीं हूँ उनका टेम्परामेंट चेंज होता है। लेकिन मैंने कभी जितलाया नहीं, इसलिए कि यार वो उनका कॉल फेल है, ऐसे ही लोग होते हैं। अगर मेरे मुंह पे मेरे बेटे का आवभगत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लाड कर रहे हैं, ओके फाइन, सूट्स मी। और जो उसके बाद वो क्या करते हैं, ओके फाइन, ठीक है, जैसे करें, मैं चेंज नहीं कर सकती। सो मुझे अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैं इसे हर जगह इसको लेके जाती हूँ, प्लस ऑडियंस को भी दिखाती हूँ कि अगर आपका बेटा स्पेशल है, डोंट फील शाय, परेशान ना हो, घबराएं ना, ये ना कहें हाय लोग क्या कहेंगे। लोग तो कहते हैं, लोगों का काम है कहना। अल्लाह ताला आपको स्ट्रेंथ दे, आमीन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और बहुत अच्छा लगा आज आपको मुकम्मल तौर पे सेहतमंद देख के और खुश देख के, शादाब देख के। बेटा आपका और माशाल्लाह बड़ा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी मुझे ऐसे जैसे देखिए ख्याल आया, अब अल्लाह की तो अल्लाह जाने जी। आप देखें ना 97% आप कह रही थी कि जी ब्रेन डेड था मेरा, तो क्या खबर ये इसी बच्चे की वजह से अल्लाह ताला आपको, काफ़ी लोग ये कहते हैं, काफ़ी लोग ये कहते हैं, तो अल्लाह ही जाने कि क्या है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मगर मैं कहा अल्लाह मैंने सोचा कि जी इसकी माँ को और इस बच्चे को इससे अच्छी गवर्नेंस नहीं मिल सकती, वापस भेजो इन्हें। तो सलामत रहिए। अब मैंने अल्लाह में से कहा, मैं कहा अल्लाह मियाँ का दूसरा जन्म है ना, तो अगले जन्म में मुझे यही बेटा देना, यही माँ देना, इनके बगैर नहीं। कि मुझे जुनून क्या तक इश्क अपनी माँ से, अपने बेटे से। कमल दोबारा इंशाल्लाह आपसे वक्त लेंगे और दोबारा एक नशिस्त करेंगे। आप आखिर में कुछ कहना चाहें, आप हैं, आपका शो है, नाजरीन है। जी मैं अपने नाज़रीन से यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी प्रोड्यूसर्स को, वसी साहब को, कि मुझे प्रोग्राम में बुलाया। मैंने आपकी और इज़्ज़त अफजाई, आप तशरीफ रुला ही दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, आपने अपना मोराल हाई रखना है, मजबूत औरत बन के निकलना है आपने। जब आप सोचेंगे ना मैं खातून हूँ, मैं बाहर निकली हूँ, आप कभी कामयाब नहीं होंगी। जब आप कहेंगे मैं मर्द हूँ, मुझे अपने घर को सपोर्ट करना है, तो फिर आप दलेले से आप ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और मर्द की आँख बड़ी तेज़ होती है, वो खातून को पहचान लेती हैं कि खातून डरेगी या नहीं डरेगी, सो भी मुहतात हो जाते हैं। वो भी उन्हीं को तंग करते हैं जो कमज़ोर होती हैं। जब स्ट्रॉन्ग होंगी किसी की ज़रूरत नहीं। और नंबर 2, मुझ जैसी जो बहुत सारी माएँ जिनके बच्चे स्पेशल हैं, उनको कमरों में बंद ना कीजिए, उनका इस ज़िंदगी पे हक़ है। उन्हें अपने साथ लेकर घूमें फिराएं, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करें, उन्हें एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश करें। आप यकीन माने, माँ की दुआओं में, माँ की मेहनत में बहुत ताकत है। और जब आप अपने बच्चे को टाइम देंगी और उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी और उनको एक मजबूत इंसान बनाएंगी, तो माँ से बड़ी ताकत कोई नहीं है। कहना ये है, बी बोल्ड, बी ब्रेव, दुनिया आपकी है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल, आप तशरीफ आई, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।